हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 360। माई सेल्फ साहबान। तो स्टूडेंट्स, हम एल्कली मेटल्स डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, और एल्कली मेटल्स की हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। साथ के साथ एल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके एटॉमिक साइज और इनकी हाइड्रेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी को भी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एल्कली मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, यानी कि एल्कली मेटल्स पेरियोडिक टेबल के अदर एलिमेंट्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं और क्या कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम एल्कली मेटल्स की बात करें, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की बात करें, तो सबसे पहले हम इनका रिएक्शन पढ़ेंगे विद एयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्कली मेटल्स की हम पढ़ते हैं रिएक्शंस विद एयर। अब आप सभी जानते हैं कि एयर हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली गैसेस का मिक्सचर है, और इसमें मेनली पाई जाती हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस पाई जाती हैं। अब इसमें एल्कली मेटल्स जो हैं ये हाईली रिएक्टिव होती हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ये विग्रसली रिएक्शन करती हैं, यानी कि जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती हैं, इनसे एनर्जी रिलीज होती है और ये अपने अपने ऑक्साइड्स बना लेती हैं। तो अगर हम इन सबके ऑक्साइड्स की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद लिथियम का मोनो ऑक्साइड बनाती है। क्या बनता है लिथियम का? मोनो ऑक्साइड। ठीक है, मोनो ऑक्साइड से यहां पे क्या मीनिंग है? लिथियम के साथ सिर्फ एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा। लिथियम ऑक्साइड में दो लिथियम होंगे और मोनो ऑक्सीजन, सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन जुड़ी होगी, जिसको हम मोनो ऑक्साइड बोलेंगे। इसी तरह सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पर ऑक्साइड बनाता है। पर ऑक्साइड का यहां पर मीनिंग होगा कि पर ऑक्सीजन एक सोडियम होगा, दो ऑक्सीजन के साथ दो सोडियम जुड़े होंगे, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पर ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तीनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस सुपर ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन। सुपर ऑक्साइड का मीनिंग ये होगा कि इनमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा, ऑक्सीजन के एटम्स ज्यादा होंगे और मेटल के एटम्स कम होंगे। तो लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम का मोनो ऑक्साइड बनाएगा, जिसमें सिंगल ऑक्सीजन होगी। इसी तरह सोडियम का जब ऑक्साइड बनेगा तो इससे परऑक्साइड बनेगा, और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे, इनसे सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि लिथियम का मोनो ऑक्साइड व्हाइट कलर का होगा, जबकि सोडियम का परऑक्साइड येलो कलर का होगा, और सुपर ऑक्साइड्स जितने भी होंगे दे ऑल आर कलरलेस। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लिथियम मोनोऑक्साइड क्यों बना रहा है, सोडियम परऑक्साइड और नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो सुपर ऑक्साइड्स क्यों बना रहे हैं? सभी के सभी जो हैं काफी रिएक्टिव हैं, सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन ऑक्साइड बनाते टाइम ऊपर वाले मोनो, फिर परऑक्साइड और नीचे वाले सुपर ऑक्साइड्स क्यों बना रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी ग्रुप के अंदर, ये एल्कली मेटल का फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर जब एटॉमिक साइज बढ़ता है, आप जानते हैं कि इस ग्रुप में लिथियम का एटॉमिक साइज सबसे छोटा होगा, फिर सोडियम का बड़ा होगा, और नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ेगा और सीजियम का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी का क्या मीनिंग है कि सीजियम का जो सुपर ऑक्साइड होगा ये मोस्ट स्टेबल होगा, ये मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, जबकि अगर लिथियम का सुपर ऑक्साइड सपोज कीजिए हम कोशिश करें बनाने की, तो इसका सुपर ऑक्साइड लेस स्टेबल होगा। सुपर ऑक्साइड इज लेस स्टेबल। ठीक है, अब आपको मालूम है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कंपाउंड वही बनता है जो ज्यादा स्टेबल होता है। केमिकल रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी होगी जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ने पर
स्टेबल सुपर ऑक्साइड्स बनते हैं, इसलिए नीचे के मेंबर्स जिनका एटॉमिक साइज बड़ा है वो ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड बनाना पसंद करते हैं और इनका ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड होता है सुपर ऑक्साइड्स। तो आपको अगर शॉर्ट में आंसर देना हो तो नीचे के मेंबर्स का एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से ये सुपर ऑक्साइड्स बनाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके सुपर ऑक्साइड्स स्टेबल होते हैं। अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर भी लिखना चाहें तो जो सुपर ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी होगी, सबसे स्टेबल सीजियम का ऑक्साइड होगा, देन रुबिडियम का सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम का सुपर ऑक्साइड सबसे लेस स्टेबल होगा। यह भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें तो इन सभी के स्ट्रक्चर्स की बात की जाए, सपोज कीजिए मैं लिथियम मोनोऑक्साइड की बात करूं तो देखिए इसमें सेंटर एटम लिथियम होगा, लिथियम के ऑक्साइड की अगर अपन बात करें तो Li2O, इसके अंदर सेंटर एटम ऑक्सीजन होगा जिससे 2 लिथियम जुड़े होंगे। हमें मालूम है एल्कली मेटल्स की वैलेंसी 1 होती है, यानी एल्कली मेटल्स एक बार में एक ही बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो सेंटर में ऑक्सीजन होगा जिससे 2 लिथियम अटैच्ड होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं पेरोक्साइड की बात करूं तो सोडियम पेरोक्साइड में पहले 2 ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े होंगे। याद रखिएगा जब पेरोक्साइड बनता है तो पेरोक्साइड में 2 ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़े होते हैं और फिर इन दोनों ऑक्सीजन एटम से अदर एलिमेंट्स जुड़े होते हैं। हमेशा पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा होगा और फिर 2 एटम हर एक ऑक्सीजन से जुड़े होंगे, पर ऑक्सीजन पर एटम जुड़ा होगा, इसलिए इसको पेरोक्साइड बोलेंगे। इसी तरह से अगर सुपर ऑक्साइड्स की बात करें तो सुपर ऑक्साइड्स के अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर टिपिकल होता है, ये K+ होता है और O-, यानी इसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पाया जाता है और एक ऑक्सीजन से मेटल जुड़ा होता है और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि जो मेटल होता है, जो एल्कली मेटल होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मीनिंग है कि एल्कली मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को, जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया जबकि पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज आया। ये इसका स्ट्रक्चर होगा जिसमें पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, ठीक है। तो ये इनके स्ट्रक्चर हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोऑक्साइड, देन सुपर ऑक्साइड, देन पेरोक्साइड एंड इन द एंड सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, एल्कली मेटल्स जनरली नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन लिथियम जो है इट कैन रिएक्ट विद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये एजाइड बनाता है। अगर इसकी केमिकल रिएक्शन में लिखना चाहूं तो लिथियम इज द ओनली एलिमेंट, इंपॉर्टेंट बात है ये, लिथियम जो है ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम एजाइड बनाता है। क्या बनाता है ये? लिथियम एजाइड। देखिए एजाइड्स किन्हें बोलते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को एजाइड्स बोलते हैं। लिथियम ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया और रिएक्शन करके लिथियम का एजाइड बना लिया, मतलब नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया ये। ऐसा क्यों हुआ? लिथियम ने ही एजाइड क्यों बनाया, बाकी सबने एजाइड क्यों नहीं बनाया? क्योंकि लिथियम का एटॉमिक साइज छोटा है, इसलिए लिथियम नाइट्रोजन से आसानी से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात जो हमने पढ़ी, दैट इज केमिकल रिएक्शन विद एयर, जिसमें सभी एल्कली मेटल्स जो होते हैं ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं। लिथियम जो है वो मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और जो नीचे के 3 मेंबर्स होते हैं यानी कि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, दे ऑल फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। नीचे जाने पर सुपर ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसीलिए सीजियम का जो सुपर ऑक्साइड होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसके साथ साथ सिर्फ लिथियम ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? ये एजाइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा रिएक्टिविटी विद एयर। अब सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे एल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी विद वाटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्टिविटी विद वाटर, ये टॉपिक भी हमने बेसिकली प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था जब हम पढ़ रहे थे कि फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं। तो देखिए एल्कली मेटल्स अगेन वाटर के साथ भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। बहुत ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, ये अपने अपने हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस देयर हाइड्रोक्साइड्स, यानी कि बेस बना लेते हैं। ये बात भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की थी। ऑल एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर
टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड्स, या मैं बोल सकता हूं बेस। जैसे लिथियम बनाएगा LiOH, और साथ में यहां पर ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी विद पॉप साउंड, ठीक है। इसी तरह सोडियम बनाएगा NaOH, यहां भी हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिलीज होगा। देन पोटेशियम से KOH बनेगा, यहां भी हाफ मॉलिक्यूल H2 रिलीज होगा, और ये सभी अपने अपने हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो नेचर में बेस होते हैं, यानी जो OH माइनस प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन में वो बेस होते हैं। तो बेसिकली एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। और ये हाइड्रोक्साइड्स बेसिस होते हैं, और क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं इसीलिए हम इन्हें एल्कली बोलते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी बताया था, ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं एल्कली कहलाते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या ये बेस हैं, तो क्योंकि ये OH माइनस प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज व्हाई दे आर बेसिस, है ना। नेक्स्ट बात ये है कि इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि नीचे जाने पर डाउन द ग्रुप जो बेसिक बिहेवियर होता है या जो बेसिक नेचर होता है वो इंक्रीज होता है, यानी कि सबसे अच्छा बेस कौन होगा, सीजियम का हाइड्रोक्साइड होगा, उससे कम रुबिडियम, उससे कम KOH, फिर NaOH, और सबसे वीक बेस होगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसके पीछे रीजन पूछा जाए तो याद रखिएगा अगेन सीजियम का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है, यानी कि सीजियम सबसे आसानी से OH माइनस रिलीज करेगा। जब हम CSOH को, सीजियम के हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये सबसे आसानी से OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, यानी ये सबसे बेटर बेस होगा। जो जितनी आसानी से OH माइनस प्रोड्यूस करता है वो उतना ही अच्छा बेस होता है, ठीक है। तो बेसिकली members of alkali metals react with water, vigorously react with water to form their hydroxides, और ये सभी हाइड्रोक्साइड्स वाटर सॉल्युबल होंगे यानी कि एल्कली कहलाएंगे, और ये अच्छे बेस होंगे, दे आर स्ट्रॉन्ग बेस। डाउन द ग्रुप इनके हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और क्योंकि ये वाटर के लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, क्योंकि एल्कली मेटल्स वाटर के लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेंगे। इसके लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, ये सभी रिएक्शंस जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर भी हो जाएंगी। अब जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है एल्कली मेटल्स की, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, सभी एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए हमें थोड़ा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। ऑक्सीजन और वाटर के साथ ये रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं टुवर्ड्स वाटर एंड ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन खुद लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए इसके लिए हमें थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ेगा। और यहां याद रखिए लिथियम के लिए मुझे 1073 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा, और बाकी सभी एल्कली मेटल्स के लिए 650 से 700, 650 से 700 केल्विन टेम्परेचर के बीच में रिएक्शन होगी, और ये सभी रिएक्ट करके अपने अपने क्या बनाएंगे, हाइड्राइड्स बनाएंगे। दे ऑल फॉर्म देयर हाइड्राइड्स बाय रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन। हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जब किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसको हम हाइड्राइड बोलते हैं। जैसे सोडियम का हाइड्राइड बनेगा, इसी तरह पोटेशियम का हाइड्राइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बनेगा, रुबिडियम का हाइड्राइड बनेगा, और इसी तरह से सीजियम का हाइड्राइड मुझे ऑब्टेन होगा। इट मींस एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेगा कि एल्कली मेटल्स, या और बेटर मैं कहूं तो सभी एस ब्लॉक मेटल्स के जो हाइड्राइड होते हैं ये आयनिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये आयनिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं ये हम हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ेंगे। बस आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, यानी इनके हाइड्राइड्स को आयनिक हाइड्राइड बोलते हैं। एक और क्वेश्चन यहां पर यह राइज होता है कि सोडियम से लेकर के सीजियम तक, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सभी हाइड्रोजन से कम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हमें 650 से 700 के बीच में टेम्परेचर चाहिए, लेकिन लिथियम जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर, अप्रोक्सीमेटली 800 डिग्री सेल्सियस, या मैं बोल सकता हूं 1073 केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है। क्यों? तो अगेन इसका आंसर यह है कि लिथियम का एटॉमिक साइज छोटा होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लिथियम का एटॉमिक साइज छोटा होता है,
और ऐसे में ये जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसके बॉन्ड बनने में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। छोटे एटॉमिक साइज की वजह से हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है ताकि केमिकल बॉन्डिंग हो। तो क्योंकि लिथियम का एटॉमिक साइज छोटा है इसलिए यह हाइड्रोजन से हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है और इसीलिए लिथियम का हाइड्राइड के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की या ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एल्कली मेटल्स का रिएक्शन था, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब जो लास्ट हम पढ़ेंगे दैट इज रिएक्शन विद हैलोजेंस। हैलोजेंस आप जानते हैं 17 ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम हैलोजन बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, दे ऑल आर मेंबर्स ऑफ 17 ग्रुप एंड वी कैन से दे ऑल आर हैलोजेंस। तो सबसे पहले रिएक्शन विद हैलोजेंस। देखिए मैं हैलोजेंस की बात करूं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है, ये सभी एल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। दे ऑल प्रोड्यूस सॉल्ट्स, ठीक है। हैलोजेंस जो हैं उनकी भी वैलेंसी सिंगल होती है और जो एल्कली मेटल्स होते हैं इनकी भी सिंगल वैलेंसी होती है। तो ये सभी क्या करते हैं, अपने अपने हैलाइड्स बनाते हैं। इनको हम मेटल हैलाइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटल हैलाइड्स, ठीक है। मेटल यहां पर एल्कली मेटल होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और हैलाइड से मीनिंग है यहां पर हैलोजन। तो सोडियम का हैलाइड, इसी तरह पोटेशियम का हैलाइड, इसी तरह रुबिडियम का हैलाइड और इसी तरह सीजियम का हैलाइड। यहां एक्स क्या है, यहां पर एक्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यानी कि ग्रुप 17 का मेंबर है, ठीक है। अब ये जितने भी हैलाइड्स हैं दे ऑल आर आयनिक इन नेचर। ये सभी नेचर में क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। तो आयनिक कैसे बनाते हैं, सॉल्ट कैसे बनता है, इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि एल्कली मेटल्स का एटॉमिक साइज बड़ा होता है। आपको मैं पहले लेक्चर से ये बात बताता आ रहा हूं कि एल्कली मेटल्स, सपोज कीजिए सोडियम का मैंने एटम ले लिया, दैट इज एन एटम ऑफ सोडियम, ठीक है, और ये इसका आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, दैट इज सोडियम। और मुझे ये बात मालूम है कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं इनका एटॉमिक साइज काफी बड़ा होता है। ये बात मुझे मालूम है, मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी ये बात डिस्कस की थी। जबकि इसका बिल्कुल उल्टा कर दें, यानी कि अगर हम हैलोजेंस की बात करें, ग्रुप नंबर 17 की अगर बात की जाए, तो इन सबके एटॉमिक साइज एक्सेप्शनली बहुत छोटे होते हैं। एल्कली हैलाइड्स जो होते हैं, हैलोजेंस जो होते हैं, इनके एटॉमिक साइज छोटे होते हैं। तो इसके सामने सपोज कीजिए मैं फ्लोरीन की बात करूं, ये फ्लोरीन का एटम अगर मैं बनाऊं तो आप ध्यान रखिएगा फ्लोरीन का एटम कंपैरेटिवली छोटा होगा इस तरह से, ये, ठीक है, दैट इज फ्लोरीन, ठीक है ना। अब आपको मालूम है अगर एटॉमिक साइज बड़ा है तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली 1 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर। अब आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक साइज अगर बड़ा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अपोजिटली एटॉमिक साइज काफी छोटा है। एटॉमिक साइज अगर छोटा है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होगी, और यह बात हम जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर हाईएस्ट होती है। फ्लोरीन सबसे तेजी से, सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। इसीलिए जब सोडियम और फ्लोरीन पास पास आएंगे तो फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका क्या बनेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा यानी कि कैटायन बनेगा, और क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा यानी कि एनायन बनेगा। और कैटायन और एनायन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है, आयोनिक बॉन्ड्स। आयंस के बीच बनने वाला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। तो एक्चुअली में जब एल्कली मेटल्स ग्रुप 17 यानी हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। एल्कली मेटल्स के बड़े एटॉमिक साइज की वजह से इन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है, और हैलोजेंस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक के ऊपर बनता है कैटायन और दूसरे पे आता है एनायन, और आयंस के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये सभी कंपाउंड्स, ऑल दीज हाइड्राइड्स आर आयनिक इन नेचर, इनका आयनिक नेचर होता है, और ये सभी के सभी क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
सोडियम और क्लोरीन मिलकर के क्या बनाएंगे, NaCl विच इज टेबल सॉल्ट, इसको हम यूज करते हैं, ठीक है ना। सोडियम का रिएक्शन हैलोजन क्लोरीन के साथ कराया जाए तो NaCl बनेगा, और NaCl हम जानते हैं हमारा टेबल सॉल्ट है। तो मैं बेसिकली बोल सकता हूं कि एल्कली मेटल्स हैलोजन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, और ये सॉल्ट आयनिक नेचर के होते हैं, दे आर आयनिक इन नेचर। तो अब तक हमने 4 केमिकल रिएक्शंस पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा एयर के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, देन हमने हाइड्रोजन के साथ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस किया, देन वाटर के साथ, और एंड में हमने हैलोजन के साथ केमिकल रिएक्शन पढ़ा। अब नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अब हम पढ़ेंगे एल्कली मेटल्स का अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो देखिए एल्कली मेटल्स की अमोनिया के साथ रिएक्शन हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है ये, रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है। किस तरह से एल्कली मेटल्स अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं वो हम यहां पर देखेंगे। तो आपको मालूम है अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH3, जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और अमोनिया एक अच्छा बेस होता है, अमोनिया इज अ बेस, ठीक है। अब जब हम एल्कली मेटल्स को अमोनिया के एक्सेस में डालते हैं, सपोज कीजिए मेरे पास यहां पर एक कंटेनर मौजूद है, दैट इज अ कंटेनर, ठीक है। ये मेरे पास कॉनिकल फ्लास्क है, और इस फ्लास्क के अंदर मैं क्या करता हूं, यहां पर अमोनिया मौजूद है, ठीक है। ये लिक्विड अमोनिया है, और इस लिक्विड अमोनिया में मैंने ऊपर से क्या किया, एल्कली मेटल का एक टुकड़ा डाल दिया। सपोज कीजिए मैंने सोडियम मेटल डाल दिया, ठीक है। तो मैं ऊपर से यहां पर एल्कली मेटल डालता हूं। जैसे ही अमोनिया के एक्सेस में या अमोनिया के कंटेनर में ऊपर से एल्कली मेटल डाला जाएगा, तो अंदर जो है जैसे ही एल्कली मेटल डिसॉल्व होगा, ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा। कैसा बनेगा, डीप ब्लू सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। अब अगर हम केमिकली देखें कि अमोनिया ने एल्कली मेटल से किस तरह से रिएक्ट किया, तो सपोज कीजिए मैं कोई एल्कली मेटल लेता हूं जिसको मैंने M से डिनोट किया। M का मीनिंग यहां पर सोडियम हो सकता है, पोटेशियम, रुबिडियम एल्कली मेटल होगा, और इसका अमोनिया के कुछ अमाउंट से या एक्सेस अमोनिया से रिएक्शन किया। तो मैंने अमोनिया जो है वो एक्सेस अमाउंट में ले ली। सपोज कीजिए मैंने 10 मॉलिक्यूल ले लिए, यानी मेटल कम है और अमोनिया ज्यादा है। अमोनिया के सॉल्यूशन में थोड़ा सा मैंने एल्कली मेटल डाला है, ठीक है। तो जैसे ही मैं मेटल को अमोनिया के एक्सेस में डिसॉल्व करूंगा, मुझे 2 तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स यानी कंपाउंड्स का एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। 2 तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेंगे। पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल के साथ अमोनिया का कुछ अमाउंट ऐड हो जाएगा, यानी 10 अमोनिया मॉलिक्यूल थे, तो उनमें से सपोज कीजिए 6 अमोनिया जो है मेटल यानी कि एल्कली मेटल, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसके साथ ऐड होगा, और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा ये पॉजिटिव होगा। और साथ के साथ ये मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और बचा हुआ अमोनिया इस लूज्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड हो जाएगा, और इस तरह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और ये जो सॉल्यूशन होगा, जो 2 कॉम्प्लेक्स आयंस का बना हुआ है, पहला कॉम्प्लेक्स और दूसरा कॉम्प्लेक्स, 2 कॉम्प्लेक्स का बना हुआ है, ये डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाएगा। अब कई स्टूडेंट्स को ये केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आती, उन्हें डिफिकल्टी होती है ये केमिकल रिएक्शन समझने में, तो इसको मैं आपको आसान करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए मेटल जो होते हैं, एल्कली मेटल्स जो होते हैं, इनका एटॉमिक साइज बड़ा होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सपोज कीजिए मैंने यहां पर एक एल्कली मेटल बनाया, सपोज कीजिए मैंने सोडियम ही बना लिया। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन इसका सेकंड शेल जो कंप्लीटली फिल्ड होता है, और फिर ये सोडियम का थर्ड शेल, ठीक है। ये तीसरा शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम एटम बना लिया मैंने, और मुझे मालूम है इसका एटॉमिक साइज क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब जैसे ही ये एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया में आता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया का मतलब इसके आसपास जब अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है। अभी मैं 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स रखता हूं, तो क्योंकि इसका एटॉमिक साइज बड़ा है और मुझे मालूम है कि एल्कली मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो ये सोडियम का जो एटम है जिसका एटॉमिक साइज बड़ा है, ये क्या करेगा, जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं इसके आसपास, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया है, उनको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन किसके पास गया,
इस अमोनिया के पास गया। क्लियर है यहां तक? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो सपोज कीजिए ये मेटल है, तो ये M से क्या बन जाएगा? M+। क्यों बना ये M+? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। किसको लूज किया? इस अमोनिया को। क्यों लूज किया? क्योंकि इसका एटॉमिक साइज बड़ा था, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने से इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आया। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम दूसरे अमोनिया के पास चला जाएगा। वापस देखिए, एल्कली मेटल्स का एटॉमिक साइज बड़ा होता है, बड़े एटॉमिक साइज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देते हैं। तो इस एटम को, जो कि एल्कली मेटल का एटम है, इसने अमोनिया को अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लूज होने पे पॉजिटिव चार्ज आता है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम जाकर के दूसरे अमोनिया से जुड़ गया। यानी यहां पर दो काम हुए। मेटल लिया मैंने, इसका मैंने X+Y अमोनिया से रिएक्शन कराया। ये X अमोनिया है और ये वाला Y अमोनिया है, ठीक है। और ऐसा करने पर क्या हुआ? M ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो एक को तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, सपोज कीजिए X को इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया या Y को इलेक्ट्रॉन लूज किया, और खुद ने क्या बनाया? पॉजिटिव चार्ज। और ये X वाले से जाकर के जुड़ गया, यानी कि मेटल ने Y वाले को इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है, और X वाले के साथ ये पॉजिटिव चार्ज में जाकर के जुड़ गया। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स बने MnH3X। ये X वाला अमोनिया है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली में मेटल का पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आया है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो अमोनिया के पास गया है, ये वाला अमोनिया Y वाला अमोनिया है, दैट इज X अमोनिया। X के पास कौन गया? मेटल, पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में। और जो इलेक्ट्रॉन है वो Y वाले अमोनिया के पास गया है, तो ये क्या बनाएगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किया है? मेटल ने किया है। और ये किसके पास गया? Y वाले अमोनिया के पास गया। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा और NH3Y। नेगेटिव चार्ज कहां से आया? ये आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पे आया नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये कैसा होगा? डीप ब्लू कलर का होगा, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अगर आपसे पूछे मेटल का लूज हुआ हुआ इलेक्ट्रॉन, जो इस मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो कहां है? तो ये रहा वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और इस इलेक्ट्रॉन को हम एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और डीप ब्लू कलर जो सॉल्यूशन बना है ना ब्लू कलर का, ये एक्चुअल में इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है, ठीक है। एक्चुअल में होगा क्या कि ये एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, ठीक है। और कुछ टाइम बाद जब ये वापस एनर्जी रिलीज करेगा तो इसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी वो ब्लू कलर के रीजन में होगी, इसलिए ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का दिखाई देगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स कलर्स के मामले में कंफ्यूज होते हैं कि कलर्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके पहले हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं और फिर जब वापस लो एनर्जी लेवल में आते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं, और ये रिलीज हुई एनर्जी हमें कलर्स की फॉर्म में दिखाई देती है। और यहां पर मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया जिसको हमने एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पहले एनर्जी गेन करके हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, और जब ये वापस लो एनर्जी में आएगा तो ये ब्लू कलर इमिट करेगा, ब्लू कलर हमें दिखाएगा, इसलिए ये सॉल्यूशन हमें ब्लू कलर का दिखाई देगा, ठीक है। अब एक्चुअल में ये जो कॉम्प्लेक्स होता है जो आपके सामने है, जिसको मैं यहां पर शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है। उधर वाला मैंने रहने दिया। ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। जो ये कॉम्प्लेक्स है, डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है, ये अनस्टेबल होता है और ये धीरे धीरे यहां से क्या करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है, यानी कि MnH3 से क्या बनता है? MnH2 बनता है, ठीक है। MnH2 बनता है इस तरह से, और यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है
और हाइड्रोजन गैस रिलीज होते ही ये अब पहले से स्टेबल कंपाउंड बना, जिसका कलर अब डीप ब्लू नहीं होगा बल्कि ये कलर में कैसा होगा, ब्रॉन्ज कलर का होगा, ये कलर चेंज कर लेगा। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये स्टेबल नहीं है। अगर हम इस सॉल्यूशन को रख देंगे थोड़े टाइम के लिए तो कुछ टाइम बाद यहां से हाइड्रोजन रिलीज होगी, यानी NH3 से हाइड्रोजन कम हो जाएगी और क्या बनेगा, NH2 बनेगा। और जो रिलीज्ड हाइड्रोजन है वो रिलीज होने के बाद इस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का कलर ब्रॉन्ज कलर का हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या पढ़ा हमने, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया NH3 को कहते हैं जब एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया में एल्कली मेटल डाला जाता है तो डीप ब्लू सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। कैसे रिएक्शन होती है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके एक अमोनिया को दे देता है और खुद M+ फॉर्म में दूसरे अमोनिया से जुड़ जाता है। यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक्चुअल में मेटल का पॉजिटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन जो मेटल ने रिलीज किया है इसको एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सॉल्यूशन कैसा दिखाई देता है, डीप ब्लू कलर का दिखाई देता है। और क्योंकि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसलिए ये सॉल्यूशन गुड कंडक्टर होता है, यानी कि अच्छा कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएगा, साथ के साथ पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक से मीनिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। जब हम इसे मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो वहां पर ये अट्रैक्शन शो करेगा। ये जो कंपाउंड बनता है ये अनस्टेबल होता है और कुछ टाइम बाद अमोनिया में से हाइड्रोजन रिलीज होती है तो NH3 से बनता है NH2। और अब ये सॉल्यूशन किस कलर का दिखाई देने लगता है, ब्रॉन्ज कलर का दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी केमिकल रिएक्शंस जो हमने एल्कली मेटल्स की पढ़ी ये आपको समझ में आई होंगी। आज का जो होमवर्क है, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, इनको आप घर पे बैठ करके सॉल्व जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो लेक्चर के अंदर हम एल्कली मेटल्स का रिड्यूसिंग बिहेवियर डिस्कस करेंगे, साथ के साथ हम लिथियम का एनामलिस बिहेवियर भी डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।